भारत को आगामी 6 वर्षों के लिए वॉशिंगटन एकॉर्ड में परमानेंट सिग्नेटरी स्टेटस मिल गया है। वॉशिंगटन एकॉर्ड सदस्य देशों की ओर से अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा मैं कहूँ कि अवार्ड कहा जाता है। वॉशिंगटन एकॉर्ड अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकार्यता है। वर्ष 1989 में यह अस्तित्व में आया था और पेशेवर इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समझौता है जो हस्ताक्षरकर्ता देशों की अधिकृत एजेंसियों के बीच में होता है। यह समझौता हस्ताक्षरकर्ता देशों की ओर से अधिकृत इंजीनियरिंग कार्यक्रमों को समान तौर पर मान्यता भी देता है। तो आज समझेंगे कि भारत के लिए इसके मायने क्या और ख़ासतौर पर भारतीय स्टूडेंट्स के लिए इसके मायने क्या हैं, इसका लाभ क्या होगा और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके चलते भारतीय छात्रों को किस तरीके की सहूलियत, कहां पर क्या मिल सकता है। इसे समझाने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अनिल सहस्त्रबुद्धे हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार सर हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एस.सी. हसनैन साहब जो कि वाइस चांसलर हैं जामिया हमदर्द से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत मैं करना चाहूंगा अनिल सर आपसे ही, क्योंकि मामला टेक्निकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। आम दर्शकों और छात्रों के नजरिए से असल में ये है क्या वॉशिंगटन एकॉर्ड? हम कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजा कि वो पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं। क्या ये चीज है, क्या इसका दायरा है? ये वॉशिंगटन एकॉर्ड जो है, इंजीनियरिंग छात्र जो ग्रेजुएशन होते हैं उनका क्वालिटी का प्रमाण पत्र जैसे है। और कुछ देशों ने मिलके 1979 में एक्रेडिटेशन के लिए वॉशिंगटन एकॉर्ड नाम से एक प्रोसेस शुरू किया जिसमें 12 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के एट्रीब्यूट्स को वेरीफाई करते हुए उसको सर्टिफाई किया जाता है। और ये प्रोसेस जो है उन्होंने वॉशिंगटन एकॉर्ड के नाम से शुरू किया। लेकिन भारत में 1987 से AICTE का जन्म हुआ है, AICTE एक्ट के माध्यम से। लेकिन हमारे यहाँ NBA एक्रेडिटेशन का प्रोसेस जो है वो 1994 में शुरू हुआ है, यानी एक 5 साल के बाद इसकी शुरुआत हुई। उस समय पे एक्रेडिटेशन हम हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से करते थे, वो वॉशिंगटन एकॉर्ड के पैरामीटर से जुलते मिलते नहीं थे। और एक दूसरी चीज थी, जो रेगुलेटर अप्रूवल देता है उसी एजेंसी ने एक्रेडिटेशन करने से मैं मेरी ही पीठ को थपथपा रहा हूं ऐसे होता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो 2010 में यानी 16 साल NBA AICTE के अंतर्गत होते हुए वो हमारा एक अलग अंग होते हुए बाहर निकला और 2010 से इंडिपेंडेंट सोसाइटी के नाम से उसका कार्य शुरू हो गया। और 2010 से 14 तक उसको पूरा का पूरा वॉशिंगटन एकॉर्ड के हिसाब से अलाइनमेंट करते हुए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। 2014 में मीटिंग हुई, वहां भारत को सिग्नेटरी मान के उसको हमारे देश को भी उसमें जुड़ा गया। आज उसमें 20 देश है और वो 13 जून मेरे ख्याल से 13 जून 2014 को न्यूजीलैंड से हमको 6 साल के लिए परमानेंट मेंबरशिप मिली थी। परमानेंट इज नॉट परमानेंट, परमानेंट इज रिव्यूड एवरी 6 ईयर्स। हमारा प्रोसेस सही है कि नहीं वो देखते हुए वो टीम फिर आती है और उसको जांच करके हमको और 6 साल के लिए देना है या नहीं देना है। और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े विकसित देशों को भी कई बार तुरंत 6 साल के लिए नहीं मिलता है, उनको टेम्पररी 2 साल के लिए मिलता है और थोड़ी उसमें जो कमियां है उसको पूरा करने के बाद आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो खुशी की बात यह है 2014 से 2020 तक जो हमने ये सिलसिला जारी रखा और काफी इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेशन किया, उससे हिसाब से हमारी टीम आई थी वर्ल्ड जो वॉशिंगटन एकॉर्ड के माध्यम से पूरे दुनिया भर के 3 एक्सपर्ट आए थे और उन्होंने हमारा ठीक पाकर 2020 से 2026 तक 6 साल के लिए और दिया गया। तो ये है हिस्ट्री ऑफ एक्रेडिटेशन। और स्तर पर अगर मैं कहूं जिस तरीके से मानक हैं और खासतौर पर एजुकेशन को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट मानक कहे जाते हैं, और जब हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा मैं कहूं कि कंपटीशन होता है और भारत की संख्या जिस तरीके से है कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, उस नजरिए से हमें वो जगह नहीं मिलती है। लेकिन
यहाँ पर अगर वॉशिंगटन रिकॉर्ड में बात करूं, जैसा कि कहा अनिल सर ने कि एक बार फिर से 6 साल के लिए हमें वहां पर जो एक पोजीशन मिल गई है, कैसे से देखते हैं और क्या ये साफ तौर पर दिखाता है कि टेक्निकल एजुकेशन में हमारे देश में जो तमाम पैरामीटर हैं वो एट पार इंटरनेशनल लेवल को इस वक्त मीट कर रहे हैं या कहीं उससे आगे हैं? देखिए, मैं एक ये कहूँगा, जो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है 2014 में, 2014 से 2020 तक, और उसके बाद 6 साल और हमें ये वॉशिंगटन अकॉर्ड की परमानेंट, जो कि बताया गया, अनिल जी ने बताया, जो अभी टोटली परमानेंट नहीं है, 6-6 साल के आपको स्लॉट्स की मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु दो चीजें देखिए कविंद्र जी इसमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये है, जो ये अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ये ऐसा नहीं है जो सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में करना, टेक्नोलॉजी में करना, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो उसका एक अलग अकॉर्ड है, उसका सिडनी अकॉर्ड है और डबलिन अकॉर्ड है। परंतु अगर हम अंडर ग्रेजुएट में देखें तो वो वॉशिंगटन अकॉर्ड उससे डील करता है। दूसरी चीज है, जो ये जो अकॉर्ड है, जो एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, ये के इंस्टीट्यूशंस को नहीं देता है मान्यता, ये इंस्टीट्यूशंस को नहीं देता है, परंतु प्रोग्राम्स को देता है, कोर्सेज को देता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर वो अंडर ग्रेजुएट टीचिंग कर रहे हों इंजीनियरिंग में, और उसमें करीब 20 अगर कोर्स वो दे रहे हैं, तो उसमें हो सकता है जो एनबीए ने उनको अप्रूव किया हो, करीब 10 को किया हो या 12 को किया हो। तीसरी चीज है, जो ये बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस के लिए बिल्कुल वॉलंटरी है, मतलब वो मान सकते हैं जो हम चाहते हैं एनबीए से एक्रेडिटेशन या नहीं। परंतु जो अनिल जी की इंस्टीट्यूशन है एआईसीटीई, इन्होंने कहा है जो आपको कम से कम 50% आपके कोर्सेज को मान्यता मिलनी चाहिए एनबीए के द्वारा, तभी आपकी इंस्टीट्यूशन को मान्यता मिलेगी। तो ये 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पर ये कहते हुए देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है। किस लिए अच्छा कदम है? 2-3 चीजों के लिए। अगर हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं बाहर देशों में, हायर स्टडीज को वो आप परस्यू करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर जो आपने कोर्स किया है वो एनबीए के द्वारा मान्यता प्राप्त है और वॉशिंगटन अकॉर्ड में वो इंक्लूडेड है, तो आपकी क्वालिटी उनको एकदम मालूम चल जाएगी दैट यू बिलोंग टू अ सर्टेन हाई क्वालिटी। तो इसीलिए आपको फिर से उनको इन्वेस्टिगेट करने का, स्क्रूटिनाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बात तो ये है, जो आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो आपका रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। दूसरा है, जो अगर आप बाहर जाते हैं, कोई आप एम्प्लॉयमेंट सीख करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो अगर जो भी आपको एम्प्लॉय करना चाहता है वो देखेगा जो ये आप एनबीए के द्वारा आप मान्यता प्राप्त हैं, वॉशिंगटन अकॉर्ड में इसका इंक्लूजन है, तो उनको भी बिल्कुल एकदम चैन आ जाएगा जो ये आप बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कविंद्र जी, जिसका आपने अभी प्रश्न नहीं पूछा, परंतु आगे चलते हुए इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाते हैं, केवल मेरे विचार से उनके लिए मान्यता नहीं है। देखिए, हम भारत में कह रहे हैं जो हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमको अपनी इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है उसके लेवल को, उसके स्टैंडर्ड को हमको इंक्रीज करना है, हमको मेक इन इंडिया बनाना है, उसको सफल बनाना है, हमको अच्छे इंजीनियर्स की आवश्यकता है। और ये जो है वॉशिंगटन अकॉर्ड में जो भी अगर आपके कोर्सेज प्रोग्राम्स उसमें अप्रूव होते हैं, इसका मतलब है जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक हायर लेवल के हैं। तो अपने चाहे हम डोमेस्टिक कारणों के लिए कहें या हमारे जो स्टूडेंट्स अब बाहर जाना चाहते हैं, दोनों कारणों में मेरे विचार से एनबीए की मान्यता और वॉशिंगटन अकॉर्ड में इसकी सदस्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा कदम है। हसनैन साहब, तो जैसा कि दोनों पैनलिस्ट ने कहा, एक और बड़ा जो मैं समझना चाह रहा हूं फर्क, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से अलग अलग देशों में डिग्री कोर्सेज में ही
उसमें मैं कहूं कि समानता नहीं थी। किसी एक्स कंट्री या भारत का कोई एक कोर्स दूसरी कंट्री में किसी दूसरी वरीयता के श्रेणी में आता था, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1 साल का कोर्स करना पड़ता था। और अगर हम वॉशिंगटन एकॉर्ड को समझूं तो साफ तौर पर ये एक मददगार होगा कि वो कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज इक्विवेलेंट होंगे उन तमाम देशों में जो कि उसके सिग्नेटरी हस्ताक्षर करता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अकॉर्ड तकरीबन 1989 में पहला शुरू हुआ था और उस समय मात्र 6 या 7 कंट्रीज मिलकर के ये करते थे और उसमें जो लीडिंग कंट्री थी, उसके बाद 25वीं सालगिरह जब उन्होंने मनाई 2014 में, तो उन्होंने इस अकॉर्ड का विस्तार किया और उसके बाद कई और कंट्रीज को इंक्लूड किया और आज के डेट में कोई 25 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि जैसा कि अनिल जी ने और अशोक जी ने भी बताया कि ये संस्थान को मान्यता नहीं देता है, ये आपके कोर्स प्रोग्राम को मान्यता देता है और वो बहुत अच्छी चीज। संस्थान की मान्यता तो हमारे यहाँ ऑलरेडी बाहर में विदेशों में कई संस्थान की IITs बड़े अच्छे उनका नाम माना जाता है और IIT के जो ग्रेजुएट हैं उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आपका IIT का लेबल काफी आपके लिए रफ है। IIT के बाद भी अच्छे संस्थान हैं जो NITs हैं और भी दूसरे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी भी मान्यता है। लेकिन ये छोटे डिग्री कॉलेज हैं, छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी जो प्रोग्राम है उसमें सब बच्चे तो IIT में जा नहीं सकते, सब बच्चे तो बड़े संस्थान में जा नहीं सकते। उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक मानकता हो गई है कि भाई आप सभी एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैं। आपका जो कोर्स का मटेरियल है, आपकी जो पढ़ाई होती है, इट इज एज गुड एज दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे कौन कौन लोग वाशिंगटन अकॉर्ड के मेंबर हैं, अमेरिका है, UK है, साउथ कोरिया है, हांगकांग है, अफ्रीका है, जापान है, बड़े सिंगापुर है। जहाँ जहाँ एजुकेशन मायने रखता है, जहाँ जहाँ एजुकेशन की मान्यता से लोग आगे विकसित हो रहे हैं, वहाँ इस अकॉर्ड को बहुत इससे लिया जाता है कि बहुत समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। तो वॉशिंगटन अकॉर्ड में जो सबसे बड़ी एडवांटेज मिलेगी लोगों को कि आपने एजुकेशन कहाँ से किया है और आपको अपने कंट्री में, अपने देश में रह करके भी मान्यता बाहर के लोग देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अनिल सर, 2-3 चीजें और थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा। एक तो ये कि जब संस्थान की बजाय एक डिग्री को या एक ओवरऑल मैं कहूं कि कोर्स को मान्यता मिलती है, उसका फर्क स्टूडेंट के लेवल पर, उसके बेनिफिट के लेवल पर क्या नजर आता है? और दूसरा ये कि क्या भारत में जिस तरीके से बीच में कहा जा रहा था कि इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉलेजेस खुले, इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स का फ्लो बहुत ज्यादा था, लेकिन आउटपुट या फिर जो मैं कहूं कि पोटेंशियल था वो कंपनियां कह रही थी कि हमारे लेवल पे नहीं है। इस तरह के अकॉर्ड में जाने के बाद एट पार हम हो जाएंगे और जो रोजगार को लेकर चिंताएं थी इंजीनियरिंग सेक्टर में खासतौर पर, वो हमारी दूर हो पाएंगी। नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन और हमारा प्रोग्राम एक्रेडिटेशन, इसका फर्क जानना चाहिए। जैसे हमारे देश में ही NAAC है, और NAAC डज एक्रेडिटेशन ऑफ द होल इंस्टीट्यूट एज ए सिंगल एंटिटी, पूरे मिलके। Whereas NBA में हर प्रोग्राम का एक्रेडिटेशन करना पड़ता है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एक इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है और उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा इंस्टीट्यूट इतना खास नहीं है, तो उस इंस्टीट्यूट का इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र जो है उसको दुनिया भर में मान्यता मिलती है। तो इसलिए ये प्रोग्राम वाइज एक्रेडिटेशन जब हम कहते हैं, तो उस प्रोग्राम में जो ग्रेजुएट होता है उसको वो वैल्यू इक्विवेलेंस पूरे दुनिया भर में, यानी जो सिग्नेटरी कंट्रीज है, आज 21 है, 20 थे इसी साल, 4 दिन पहले और एक कंट्री को मिल गया, और 4 प्रोविजनल मेंबर्स ऑलरेडी है, और भी 8 कंट्रीज क्यू में है। तो ये सब लोग आज नहीं तो कल एक्रेडिटेशन में आ जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दुनिया भर में इसकी महत्वता ऐसी हो गई है, जैसे कुवैत है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी आपत्ति 2 साल पहले आई थी, इंक्लूडिंग IIT ग्रेजुएट्स के लिए प्रॉब्लम आई थी कि जो कॉलेजेस एक्रेडिटेड नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लोगों को उन्होंने वीसा एक्सटेंशन नहीं दिया और कहा कि इनको वापस देना चाहिए, और यदि यही रहना है तो उनको डाउनग्रेड करके हम टेक्नीशियन का दर्जा देंगे।
यानी है इंजीनियर, 15-20 साल से काम भी कर रहा है, लेकिन उनका इंस्टीट्यूशन का वो प्रोग्राम एक्रेडिटेड नहीं होने की वजह से उनको वो टेक्नीशियन का दर्जा दे रहे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और कुवैत को देखते देखते यूएई ने भी ऐसा एक खत जारी किया है। तो आई थिंक दिस इज ए डेंजर विच इज देयर। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, ऑल प्रोग्राम्स, दे मस्ट ट्राई टू गेट एक्रेडिटेड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम हमारे देश में, जैसे अशोक जी ने कहा कि एआईसीटी ने मैंडेट, अगले 3 साल में यदि आपके 50% प्रोग्राम एक्रेडिटेड नहीं होंगे तो आपको वो चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एक तरफ से हम उसको डंडा दिखा रहे हैं कि जल्दी करो, नहीं तो आपको ये व्यवस्था नहीं अलाउ करेगी। दूसरी तरफ उनको मदद करने के लिए हमने एक अच्छा स्कीम लॉन्च किया है, मार्गदर्शक और मार्गदर्शन का। जो अच्छे फैकल्टी आईआईटी के, एनआईटी के हैं, जिन्होंने एक्रेडिटेशन किया है, पूरे जिंदगी उसमें बिताई है, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन यानी मेंटरशिप में इनको एक्रेडिटेशन मिलने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो हम हमारे तरफ से दे रहे हैं। और इनका पूरा खर्चा हम उठा रहे हैं एआईसीटी की तरफ से। इंस्टीट्यूट को सिर्फ इनको इन्वाइट करके उनको वहां रहने के लिए 1 दिन 2 दिन जब भी आते हैं उनकी व्यवस्था करने से पूरा खर्चा आने जाने का ऑनरेरियम हम कर रहे हैं। तो एक्रेडिटेशन कितना महत्वपूर्ण है, इसका महत्व जानते हुए हमने ये सब चीजें धीरे धीरे करने शुरू किए। अनिल सर, और जो हसनैन सर कह रहे थे कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इस अकॉर्ड में शामिल नहीं होते हैं, क्या उनके लिए जो अलग अकॉर्ड है वहां पर हम अप्रोच कर रहे हैं, वहां क्या स्टेटस है और क्या वहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे देश में डिग्री इंजीनियरिंग में बीई दी जाती है और बीटेक भी दी जाती है। और नॉर्मली बीटेक डिग्री जो है वो आईआईटीज, एनआईटीज वगैरह इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स देते हैं। और जो बीई है वो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी देती है। तो हमारी कल्पना है कि बीटेक यानी हायर लेवल का डिग्री है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में बीटेक यानी वो लाइक वोकेशनल डिग्री है और बीई डिग्री जो है उसको हायर लेवल मानते हैं। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जिसमें आईटी जो है, हमारा आईटी और कंप्यूटर साइंस में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग मान्यता नहीं देते। इसलिए हम नॉट ओनली सियोल अकॉर्ड, डबलिन अकॉर्ड, सिडनी अकॉर्ड, 3 अलग अलग अकॉर्ड है। कोई टेक्नीशियन लेवल का है, कोई डिग्री लेवल का है, कोई वोकेशनल का है। तो ये सब में हमको जाना चाहिए। हमने एमएचआरडी को रिक्वेस्ट किया है कि इसके लिए भी एक संस्था निर्माण करते हुए, या एनबीए को ही, इसमें भी हम एक सिग्नेटरी होने की जरूरत है और उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ओके अशोक सर, जो दूसरे अकॉर्ड हैं वहां पर मैं कहूं कि एंट्री और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट और जो प्रोसेस है वहां पर हमने भले देश से शुरू किया है, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे हम वहां पर भी प्रवेश पा लेंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला जैसे बताया गया जो 2014 से हमने किया है, एनबीए इस्टेब्लिश हुआ 2010 में। हालांकि अगर देखा जाए तो हमने प्रोविजनल मेंबरशिप तो वॉशिंगटन अकॉर्ड की 2007 में हमको मिल गई थी। तो 2007 से लेकर 2014 तक हमारी प्रोविजनल उसमें मेंबरशिप रही। 2014 के बाद जैसे हमारे दोनों स्टीम पैनलिस्ट ने बताया है, हम परमानेंट मेंबर बन गए हैं। तो हमारे पास अब तजुर्बा है, हमारे पास अब एक्सपीरियंस है। और देखिए, ये जो एनबीए है ये न केवल इंजीनियरिंग, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्रीज को मान्यता देता है, परंतु ये मैनेजमेंट के कोर्सेज को भी मान्यता देता है। तो मतलब उसका जो दायरा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वो काफी बढ़ा हुआ है। हमारे पास बहुत अच्छा इसके बाद तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। जैसे हसन साहब बता रहे थे, पूरी दुनिया में सब जगह जहां आप देखते हैं, आप पाते हैं जो भारतीय लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में एकदम सबसे आगे हैं। अगर आप गूगल की बात करें, सुंदर पिचाई वहां पर आपके ही इंस्टीट्यूशन से पास आउट करके आईआईटी मद्रास से वहां पर गए हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सत्य नडेला वहां पर मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए हैं। सैंडिस्क की बात करें, हामरमैन इंटरनेशनल, कोई भी आप ले लीजिएगा, आपको जो दुनिया की सबसे ऊंची इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपनीज हैं उसमें आप पाएंगे जो भारत के ही लोग हैं, और बहुत सारे लोग जो भारत से एजुकेशन प्राप्त करके वहां पर गए हैं। तो हमारा जो तजुर्बा है इसमें बहुत आगे है। हमने देखिए एनबीए और भी करता है। 2010 में तो उसकी स्थापना हुई, परंतु 2012 से हर 2 साल
वो वर्ल्ड समिट ऑफ एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइज करता है। 2012 में पहली मर्तबा हुआ, 2014, 16, 18, जिसमें सभी पूरी दुनिया के देशों को वहां पर बुलाया जाता है, जिससे कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, वो अपने चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या उन्होंने कर लिया है उसके बारे में बात करते हैं। 2020 का अभी होना था मेरे विचार से जुलाई में, अभी बता पाएंगे हमारे AICTE के चेयरमैन साहब, जो परंतु अब कोविड की वजह से वो नहीं हो रहा है इस साल, तो मे भी आगे वो होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और हमारा नेटवर्क बड़ा अच्छा है, कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है पूरे उसमें और देशों में, तो चाहे वो सिडनी एकॉर्ड हो, चाहे वो डबलिन एकॉर्ड हो, चाहे वो सोल एकॉर्ड हो, मेरे विचार से अगर एक बारी हम ये ठान लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं जो हमको उसका भी सदस्य बनना है, तो मेरे विचार से उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात एक मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, जो देखिए हम काफी आगे तक मूव कर गए हैं। पहले जो हुआ करता था, जो हम इनपुट्स पर बेस करते थे, किसी इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अब हमारा सारा सिस्टम ही इंजीनियरिंग का आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो गया है, आउटकम बेस्ड सिस्टम हो गया है, और उसमें हमने बहुत ही ज्यादा हमको महारत हासिल हुई है, हमने उसमें बहुत ही आगे चले गए हैं। और चाहे वो प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे वो प्रोग्राम आउटकम्स हो, चाहे वो करियर आउटकम्स हो, मतलब नैरो बेस्ड हो या ब्रॉडर बेस्ड हो, सब जगह में हमको इसका तजुर्बा है। तो इसको दूसरे उसमें ट्रांसफर करने में मेरे विचार से हमको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हसनैन सर, क्योंकि अब जबकि हम इस एकॉर्ड के थ्रू बहुत सारे देशों में इंजीनियरिंग डिग्री को लेकर सिमिलरिटी यानी कि एक लेवल पर आ गए हैं, इससे कहीं ना कहीं उन तमाम हजारों लाखों छात्र जो कि विदेश में पढ़ने का सपना या फिर उनकी एक की मजबूरी, जिसको वो मानते थे कि शायद वो सुपीरियर है, वो खत्म होनी चाहिए और देश में रहकर ही हमारे संस्थानों के थ्रू वो शिक्षा ले सकते हैं, इसमें कहीं हमें डिजिटल या ऑनलाइन की तरफ भी हम कदम बढ़ाकर इसको क्या सहूलियत दे सकते हैं, देनी चाहिए आपकी राय में? बहुत बहुत उचित प्रश्न आपने पूछा है। ये हमारे वित्त मंत्री ने बहुत पहले बजट में ही ये घोषणा की थी कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम प्राथमिकता देंगे। और अभी जो हमारे NIRF रैंकिंग में हुआ, उसमें हमारे मंत्री जी ने भी, निशांक जी ने भी ये बताया, और UGC के चेयरमैन ने भी बताया। और अभी शायद ऑफिशियल सर्कुलर आने वाला है, 230 यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट ऑफ MHRD और मान्यता दे रही है कि आप अपना ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन अब इट इज हियर टू स्टे, ये रहेगा हमारे पास। इसके अलावा और कोई, मतलब शायद ये पैरेलल ट्रैक एजुकेशन बन जाए, ये दूसरी बात है, लेकिन ये रहेगा। और उसकी कई उपलब्धियां हैं, उससे कई फायदे भी हैं। और मे बी दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, बट ऑनलाइन एजुकेशन इज बिकमिंग अ नेसेसिटी फॉर, खास तौर करके क्योंकि कोविड के बैकग्राउंड में। तो ये तो जरूरी है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन में, अब लोग, बच्चे जो हमारे हैं जिनका एडमिशन IIT में नहीं हुआ, जिनका एडमिशन NIT में नहीं हुआ, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन से अच्छे इंस्टीट्यूशंस में इस सब्जेक्ट में हम डिग्री ले लें, और उसमें उनका खर्चा भी कम है। उनको ना तो फीस देनी पड़ेगी हॉस्टल की, ना तो खाने पीने का खर्चा है, कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज के लिए भी बहुत बड़ा, इट्स अ न्यू गेम चेंजर मेरे हिसाब से। और हम लोग पूरी कोशिश में हमदर्द ने साइन किया है अपग्रेड के साथ टू स्टार्ट ऑनलाइन एजुकेशन। 5 प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है ऑनलाइन एजुकेशन। जहाँ रही बात IT की, तो IT में तो हम लोग की ऑलरेडी लीडरशिप है विश्व में। मेरा थोड़ा सा विभिन्न इस पर एक विचार है। मेरा विचार ये है कि जैसे हम लोग वाशिंगटन अकॉर्ड की बात करते हैं, जैसे हम सियोल अकॉर्ड की बात करते हैं, मेरे विचार से समय आ गया है जब इंडिया को एक न्यू दिल्ली अकॉर्ड बनाना चाहिए टू टेक लीडरशिप ऑन IT एनेबल्ड एजुकेशन और IT एजुकेशन। IT में हमारा टक्कर का कोई राष्ट्र नहीं है। तो ये बहुत उचित होगा कि हम, अनिल जी बैठे हुए हैं, अशोक जी भी बैठे हुए हैं, और आपके माध्यम से राज्यसभा टीवी बड़ा पावरफुल माध्यम है, बहुत लोग इसको देखते हैं, खास के पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट वगैरह इसको देखती है। तो ये सही समय आ गया है जब इंडिया को कहना चाहिए कि हमें सियोल अकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, हम खुद इंडिया का न्यू दिल्ली अकॉर्ड कर रहे हैं टू क्रिएट, जैसे 6
परमानेंट मेंबर हैं, हम 6 परमानेंट मेंबर ले लें हु वुड बी परमानेंट इनवाइटीज के तौर पर, और ढांचा हमारे पास मौजूद है। तो आई थिंक ये आवश्यकता आ गई है आज के डेट में। इंडिया ऑलरेडी उभर करके उसका ग्लोबल नेतृत्व हो रहा है, और खास करके आप देख रहे हैं कि आज के डेट में अमेरिका का जो पोजीशन ग्लोबल था वो पोजीशन डगमगा रहा है। तो इंडिया उस वैक्यूम को फिल कर सकती है, और ये मेरा मानना है कि इंडिया, अनिल जी बैठे हुए हैं, अनिल जी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, हम लोग काफी समय हम लोग एक साथ बात गए भी बाहर। तो ये अनिल जी, इसमें आप लीडरशिप लीजिए, आप मंत्री जी को कन्विंस कीजिए और मोदी जी को कन्विंस कीजिए कि इंडिया शुड टेक अप लीडरशिप इन क्रिएटिंग इन दिल्ली अकॉर्ड आईटी एजुकेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। बिल्कुल अनिल सर, बहुत अहम सुझाव हसनैन सर का है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लीड करते हुए आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी में बहुत संक्षेप में अनिल सर, कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के सवाल थे, उसमें कॉमन एक सवाल ये है कि इस अकॉर्ड के बाद क्या बच्चों के लिए जो महंगी शिक्षा होगी इस तरह की एजुकेशन की, टेक्निकल की, या इससे फायदा ये होगा कि वो थोड़ी सी सस्ती होगी पहले से? आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं कदापि, तो ऑनलाइन से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कैन बी रिड्यूस्ड इजीली, क्योंकि हम डिस्टेंस मोड स्टूडेंट्स अपने अपने घर में इंटरनेट के माध्यम से जब कोर्स ले रहे हैं, तो नेचुरली वो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा हो या फैकल्टी के जो खर्चा है उसमें काफी कमी आ सकती है, इसलिए इसमें से छात्रों को फी देने का जो है वो कम हो सकता है। दूसरा, उसके पहले ही 20% हमने स्वयं के माध्यम से यानी मुक्स कोर्सेज को लेने के लिए प्रावधान दिया है, और उसको बढ़ाते हुए 40% भी करने की हमारी सूचना है। तो 20 से 40% जब कोर्सेज, थियोरेटिकल कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे का पूरा ऑनलाइन इंजीनियरिंग शिक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें काफी प्रैक्टिकल चाहिए, उसके बाद हाथ से काम करने वाले मशीन्स के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसलिए ये मिक्स्ड मोड या हाइब्रिड मोड या ब्लेंडेड मोड या फ्लिप्ड मोड, अनेक नामकरण किए गए लोगों ने, तो उस माध्यम से आधा इसमें आधा उसमें करना पड़ सकता है। शुक्रिया सर, क्योंकि वक्त कम है। मैं आप तीनों लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा कि बहुत ही अहम मसले पर आपने अपने विचार रखे और समझाया हमारे दर्शकों के असल में वॉशिंगटन एकॉर्ड का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, भारत